बोल रही थी कभी नहीं आपको। अब पढ़ लेते ना, अच्छा हुआ पहले बोल दिया, अब मत बोलना, बाकी वही सुन लेगी। क्या पता वो सर्च करेगी भारतीय इतिहास के कुछ विषय और अपनी क्लास उसके सामने आ जाए, क्या ये टॉपिक यूट्यूब पर, तो फिर वो सुन लेगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। क्या मतलब? अब क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना, जो तो अब वो सुन पाएगी ना, हाँ इसीलिए अब नाम नहीं लेगा। ओके ठीक है, अब पढ़ रहे हैं अपन। चलो आज हम पढ़ेंगे जन्म के परे। क्या पढ़ेंगे? जन्म के परे। ये अब शुरू करेंगे, मैंने टिक कर रखा है बस कि इस टॉपिक तक हमने कल पढ़ लिया था और ये टॉपिक शुरू अब करना है। तो इससे आगे देखो, आपने प्रश्न दे दिए थे। इसमें बात कर रखी है दास, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा। सभी मतलब जो उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ, यानी कि सोशली सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर अपन को देखने को मिली है। नेक्स्ट, इसी में एक बात इसने कही है, सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते हैं कि आर्थिक संसाधनों पर उतना उनका कितना नियंत्रण है। यानी कि आर्थिक संसाधन कैसे? आर्थिक संसाधन अपन ऐसे समझ सकते हैं जो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, इकोनॉमी जिसको अपन बोलते हैं। जैसे किसी राज्य में नदियाँ बहुत ज़्यादा निकल रही है, इसका मतलब यह है कि वहाँ उपज अच्छी होगी और प्रोडक्शन भी वहाँ पे अच्छा होगा, लोग अच्छी पैदावार करेंगे और राज्य का भी विकास हो जाएगा। कहीं पर खनिज ज़्यादा निकल रहे हैं तो उससे भी क्या होगा, राज्य का विकास हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सोशली जुड़े हुए थे, तो ये जो मेन मुखिया थे, यानी जिनका भी नाम लिया था, ये सभी चाहते थे कि हम इन सभी चीज़ों पर क्या रखें, नियंत्रण। ये बात है, ये बात इस पे बोल रखी है। नेक्स्ट, संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न भिन्न अधिकार इस समय थे। जैसे हमने देखा था कौरव और पांडव, है ना, इससे संबंधित हमने पहले भी एक वाकया पढ़ा था। ठीक है, इसमें जो दुर्योधन था, कौन, उसने युधिष्ठिर को बुलाया। द्रुत क्रीड़ा है ना, ये न जाने कोई होगा या कंपटीशन हो सकता है इनके लेवल का, पुराना कंपटीशन। अब दुर्योधन ने बुलाया युधिष्ठिर को, इनवाइट किया, अगले आजा चल हम ये युद्ध करते हैं, कौन जीतता है। तो फिर इसमें युधिष्ठिर ने, है ना, अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस युद्ध में सुनना क्या क्या हारा, स्वर्ण। ठीक है, सबसे पहले स्वर्ण हार गया, फिर हस्ती, रथ, दास, सेना, कोष, राज्य, अपनी प्रजा की संपत्ति, अपने अनुज यानी जो भी उससे छोटे थे उनको, और अंत में उसने खुद को भी दांव पे लगा दिया। और इसी बीच पांडवों की जो सहपत्नी थी, जिसका नाम क्या था, उसको भी दांव पे लगा दिया। सब कुछ हार गए। पत्नी थी ना, हाँ, समझ गई। तो द्रुत क्रीड़ा हुई थी, उसमें किसके साथ धोखा हुआ था? अरे कान खींचू तेरा, धोखा किसके साथ हुआ था? खेला था उसके साथ। कौन सी क्रीड़ा? द्रुत क्रीड़ा है ना, द्रुत क्रीड़ा खेल रहा था ना, तो धोखा किसने किया, किसके साथ किया? उसके मामा ने किया था कि उसको उसकाया भी। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को आमंत्रित किया। किसने किसको किया? दुर्योधन ने युधिष्ठिर। अब क्या स्टेबल होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, फिर भी सुन ले। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को आमंत्रित किया, किसमें? द्रुत क्रीड़ा में। अब ठीक है, कर दिया, किया तो क्या हुआ, उसके साथ धोखा हो गया। किसके साथ हुआ? जिसको आमंत्रित किया ना उसके साथ। तो अब बता, आमंत्रित किसको किया? युधिष्ठिर को आमंत्रित किया, तो धोखा उसके साथ हुआ और वो सब कुछ हार गया। क्या क्या हार गया मैंने बता दिया है। क्या क्या हारा? स्वर्ण, हस्ती, रथ, दास, सेना, राज्य और अपनी प्रजा की संपत्ति, अर्जुन और फिर रिलेशन में कुंती को क्या, एक कुंती को नहीं उसको। अब बता, डिस्टर्बेंस कौन कर रहा है? हैं? अरे उसको द्रौपदी को हार गया। नेक्स्ट, आगे की बात करें। अब संपत्ति के स्वामित्व की यदि हम बात करें तो
धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में भी इससे संबंधित कुछ बातें दे रखी है। देखना, मनुस्मृति में क्या दे रखा है, पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों के बीच समान रूप से क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। क्लियर, ये बात किस में लिख रखी है, मनुस्मृति में लिख रखी है। नेक्स्ट, ज्येष्ठ पुत्र जो भी होता है, ज्येष्ठ पुत्र, ये विशेष भाग का अधिकारी होता है, उसको कुछ स्पेशल चीज मिल जाती है जो बड़ा होता है उसको। मोटा नहीं, हेल्थ में होता है उसको नहीं, जो उम्र में बड़ा होता है उसको। पसे वैसा मो बड़ेरो बणो क्लास आली री थोड़ी देख ले उनका ये उबान ले जाना और कई बेला बदरी दे दे दरी में तो हारी कोई ले जावे उड़े ले जाना मासूम बदली थू मम्मी हंसी थनिया दे दे कई दे दे दौड़े ना है हमारा काम करे नहीं सही री मारे बीच में मम्मी के, हाँ मम्मी आई जी, मैं कहीं नहीं वहां। अब क्या करे तू ही बता, कहीं बाहर एकांत में चलते हैं, वहीं पटेंगे। सभी बच्चों को ले चलो, सभी बच्चों को ले चलो वनों की ओर। नेक्स्ट क्या पढ़ रहे थे, हाँ मनुस्मृति के अनुसार ये पढ़ रहे थे कि माता पिता की मृत्यु के पश्चात जो भी संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति, पुरखों की संपत्ति, उस पर सभी पुत्रों में समान रूप से बांट दी जाती है। लेकिन जो बड़ा पुत्र होता है उसको कुछ विशेष भाग दिया जाता है, उसके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट किया जाता है, ऐसे कह सकते हैं। स्त्रियां जो होती है वो इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रही है, मनुस्मृति कि स्त्रियों की भागीदारी है। धर्मशास्त्र होगा कोई, धर्मशास्त्र या कोई शास्त्र होगा, है ना, शास्त्र है कोई, मतलब किताब होगी जिसमें लिख रखा है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में भी उसमें लिख रखा है, मनुस्मृति के बारे में, किसने बनाया ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसने बनाया, ये भी मनुस्मृति में लिखा हुआ है। ठीक है, जब भारत अपने राजस्थान का इतिहास पढ़ेगी ना उसमें आएगा। ठीक है, उसके अनुसार चित्रांगद मौर्य, एक तो ये एक और नाम कोई आता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसने बनाया था। ठीक है, सूबेदार मामू ऐसा कुछ नाम आता है शायद, पढ़ना तो, या तो मामू होगा या चित्रांगद मौर्य, ऐसा कुछ अजीब ही नाम है। नेक्स्ट सुनना ध्यान से, अब बहुत ही काम की चीज आ रही है तेरे लिए। ठीक है, अब ऐसे मत बोलना कि सर बार बार यही क्यों लेते हो, आया तो लेना पड़ेगा। टॉपिक को इंटरेस्ट बनाने के लिए अपन थोड़े से एंटरटेनमेंट वाले वर्ड ऐड कर सकते हैं। अरे हाँ, लेकिन एक बात बता, हाँ, ये वर्ण और संपत्ति का अधिकार तो अब आ रहा है, पढ़ाई नहीं तो आपने प्रश्न कैसे, फिर भी स्कूल में सर ने नहीं पढ़ाया पाठ, बिल्कुल नहीं पढ़ाया, रामायण का दी, कोई बात नहीं, तो आपने क्यों दिया, देखो नंबर काट दिए, फिर भी नंबर 1 ही सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो सुनना ध्यान से, विवाह के समय, किसके समय, यानी कि जब किसी लड़की का क्या हो जाता है, विवाह, तो उसको क्या मिलते हैं, उपहार। क्या मिलते हैं, हथेला छोड़ाते हैं कि नहीं छोड़ाते हैं, उपहार ही तो मिलते हैं उसमें। आप पहले से तो शादी के पड़े हुए और हाँ, आ गया। नहीं अब तेरी बात नहीं कि किसी और लड़की की बात की है, हाँ। किसी भी लड़के का क्या हो गया है, विवाह। विवाह हुआ, उस समय क्या करते हैं, उसकी फ्रेंड्स आती है, घर वाले जितने भी रिश्तेदार होते हैं सारे क्या करते हैं, पैसे देते हैं। तो उस पर किसका अधिकार होता है, स्त्रियों का, कि भाई ये धन किसका है, अपना, ये सारे पैसे किसके, अपने। ये बात, इसे हम क्या कहते हैं, स्त्री धन। क्या कहते हैं, अगर कोई प्रश्न पूछता है स्त्री धन किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर तू बता देगी। जो उपहार मिलते हैं विवाह के समय, उसको क्या कहते हैं, स्त्री धन। क्लियर, बिल्कुल। नेक्स्ट, इस संपत्ति को उसकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती है। यानी कि स्त्री जो है, जैसे कोई किसी को खेत, भैंस, बहुत सारी चीजें देते हैं आजकल, है ना। हाँ, भैंस भी देते हैं 250 में, देते हैं कि नहीं देते, देते हैं कि नहीं देते। तो उस पर मतलब जिसको भी दे रहे, जिस भी लड़की का विवाह, उसके बाद उस पर किसका अधिकार रहेगा, उसके संतान का अधिकार रहेगा। क्लियर, वो बेच तो कब की मर चुकी। ठीक है, कई जगह जमीन दे दी तो क्या ले, 1 बीघा तेरा नाम,
अब बोल। वो खेती करने हाँ, की अब सीधी बोल। होगी तो यहाँ आएगी क्या? बेच देगी, पैसे ले लेगी। अब बोल, वो पैसे किसके काम आएंगे? पैसा तो जो से बड़े लेवल पर होता है ना, तो बहुत सारे पैसे आते हैं। वो महिला के बाद किसके पास रहते हैं? संतान के पास। ये बोल रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता। ये लाइन तेरे बहुत काम की है, और उस लड़की के लिए भी बहुत काम की है, जिसका अभी भी क्या हुआ है? विवाह। क्यों? क्योंकि पामड़ा जातन पूछेगा हथड़ा का पैसा ला, क्या बोलना है? नहीं, ये कौन सा धन है? स्त्री धन। इस पर किसका अधिकार है? सिर्फ मेरा। मार्केट में जाओ, कहाँ पे जाओ? बैंक में मेरे नाम का खाता खुलाओ, उसमें डाल, क्योंकि धन कौन सा है? स्त्री धन। ये बात, ठीक है। सुनना ध्यान से। मनुस्मृति में स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति, स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध चेतावनी देती है। मनुस्मृति क्या कहती है? मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बात, मेरे ऊपर मत आ जाना। कौन बोल रही है? विनोद जी सर की तरह क्या हाँ। करते हैं? वो अभी ऐसे बोलते हैं, मैं नहीं कह रहा, ये किताब कह रही है। हाँ, याद रह जाएगा कि कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये मतलब तेरे को स्टेटमेंट याद रह जाएगा कि लिखा कहाँ है, ठीक है। मैं पूरा स्टेटमेंट लिख के दे दूंगा, फिर बोलूँगा कहाँ लिखा है, तो आराम से बता देगी, बाकी नहीं बता पाएगी। नॉर्मल पढ़ने में क्या मजा है? थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ पढ़ो ऐसे। देखो, मनुस्मृति क्या बोलती है कि जब तक अपने जो भी पति होता है वो नहीं बोलता है, ठीक है, तो अपन को कोई धन संचय नहीं करना। आजकल तो करते हैं सभी, यानी कि पति के छुपे, मतलब जैसे ऐसे कह सकते हैं कि उसकी आज्ञा के विरुद्ध, जी की आज्ञा के विरुद्ध कोई धन का संचय नहीं करना है। उनकी सब इकट्ठा नहीं करना है पैसे, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। ये बात बोल रखा है, ठीक है। खुद स्त्री कहीं मतलब पति से छुपा के कहीं धन इकट्ठा नहीं कर सकती, उसकी ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ पैसे पड़े, ठीक है। ये बात है। आजकल तो बहुत कुछ बदल चुका है, पुरानी बात कर रहे हैं मनुस्मृति के अनुसार। नेक्स्ट, एक धनाढ्य वाकाटक महिषी प्रभावती गुप्त, इसके बारे में हमने पहले भी सुना था ना? ये उसकी बेटी थी। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की है, तो ठीक है, किसी की थी, कोई बात नहीं, अभी याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। देखो, बहुत सारे साक्ष्य इस प्रभावती गुप्त से रिलेटेड मिलते हैं। उसमें यह कहा गया है कि उच्च वर्ग की महिलाएं, कौन सी महिलाएं? ये संसाधनों पर अपने पेट रखती थी, यानी कि ये कंट्रोल रखती है अपना, जिसे भूमि, पशु, धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। लेकिन ऐसे कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हो गई थी। यानी कि कुछ चीज़ों पर किसका नियंत्रण था, कुछ चीज़ों पर किसका नियंत्रण था। जैसे इस प्रभावती गुप्त के बारे में हमने देखा था कि इसने मतलब दान भी दिया था, इसका उल्लेख मिलता है। तो उसके बेसिस पे ये ऐसी बातें क्या कर रहा है, बोल रहा है। क्लियर आ गया समझ में? ठीक है। अब ये कुछ आया है, सुनना। स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे, ठीक है। तो कौन बोल रही है? कभी ये तो डिब्बा, कभी दूसरा, तो कभी पढ़ाया नहीं। आज ये इम्पोर्टेंट है, मैंने हाईलाइट कर रखा है ना बेटा। इसे थोड़ा दसारी हाईलाइट कर दो। नहीं, यहाँ से प्रश्न पूछे गए। देखो, धन अर्जित करने के 7 तरीके बता रखे। कितने तरीके? 7। कौन करेंगे? कौन करेंगे? पुरुष। यानी कि पुरुष किस प्रकार धन अर्जित कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, ठीक है। विरासत, अपने पापा की जगह जमीन बेटे के नाम, सिंपल है। दूसरा, खोज, कोई नई खोजबीन करके। खरीद, कुछ भी खरीद के, संपत्ति खरीदते ना बहुत सारे पे, कोई जगह बेच रहा होता है ले लेते हैं, कोई ये बेच रहा होता है ले लेते हैं, कोई कंपनी बेच रहा होता है ले लेते हैं। तो इस प्रकार भी क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ? संपत्ति पर अधिकार जता सकते हैं विजित करके। विजित क्या है? विजित करके मतलब किसी से जीत के, हाँ हो सकता है। अगला है निवेश करके, इन्वेस्ट करके। जैसे कोई किसी ने बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो उसको उतना प्रॉफिट मिल जाता है, 10%
10% इन्वेस्ट किया है तो उस कंपनी का 10% प्रॉफिट उसको मिल जाता है, ऐसे कह सकते हैं। कार्य द्वारा यानी कोई भी काम करके, और सज्जनों द्वारा दी गई भेंट स्वीकार करके कोई भी पुरुष क्या कर सकता है, धन अर्जित कर सकता है या संपत्ति इकट्ठी कर सकता है। दोबारा मतलब कोई बड़े महापुरुष आते हैं, बोलते हैं बेटा तू तेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं और हम तेरे को ये जगह दे रहे हैं, ले ले, हम तेरे को ये 5,000 रुपये देना चाहते हैं, ले ले। क्या पता उसमें कोई विशेषता देखने को मिलती होगी, ऐसे तो कोई नहीं देता है अकेले फरते को, है ना। ऐसे अब स्त्रियां किस प्रकार धन अर्जित करती है, देखते हैं 6 तरीके। पहला दे रखा है वैवाहिक अग्नि के सामने, जो मैंने पहले समझा दिया था तेरे को, समझा दिया ना। दूसरा है वधु गमन के समय मिले भेंट, यानी कि जब जाती है तब, वो भी समझा दिया था अभी, समझा दिया था ना, डाइसा। स्नेह के प्रतीक के रूप में, स्नेह के यानी कि मतलब स्नेह के प्रतीक के रूप में, यानी कोई प्रेम से कोई भेंट देता है उससे, हाँ वही, जिसे किसके द्वारा, भ्राता भाई अगर कोई गिफ्ट कर रहा है, माता कर रही है, पिता कर रहे हैं, तो ये। इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में मिली भेंट, परवर्ती यानी ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ये मैंने कभी सुना नहीं है। तेने सुना है क्या परवर्ती काल? नहीं सुना है क्या? इसको टिक कर दे या कहीं इसका रिसर्च करेंगे। वहाँ सब कुछ जो अनुरागी पति से प्राप्त हो, यानी कि पति से भी उसको कुछ प्राप्त होता है तो वो शायद इंक्लूड कर सकती है, ठीक है। बस ये चीज़ इसमें दे रखी है। यहाँ तक समझ में आया? ज़्यादा कठिन तो नहीं लग रहा है? लग रहा है तो कल पढ़ेंगे, और क्या बाकी चलने तो अपने, क्या टाइम बाकी है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अगला बिंदु है वर्ण और संपत्ति के अधिकार। अभी जो टॉपिक पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। ब्राह्मणी ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार दे रखा है, यानी कि एक और वर्ण था, है ना, एक और वर्ण मतलब संपत्ति के अनुसार दे रखा है। शूद्रों के लिए एकमात्र था जीविका, ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी, ठीक है, शूद्रों के लिए बोल रखा है। 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी, ठीक है। यदि इन सब विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाता तो सुनना ध्यान से, काम की चीजें, ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते हैं। लेकिन जो चीजें लिखी हुई है ना, वो इतिहास से मैच नहीं खाती। जो नियम कानून लिखे हुए हैं वो सारे नियम को फॉलो नहीं करते थे, इसीलिए कुछ शूद्र भी, मतलब ऐसे कहते हैं ना, कुछ ऐसे भी मतलब अक्षत्रिय भी राजा रहे, ये अक्सर अपन को देखने को मिलते हैं। संपत्ति के सारे अधिकार किसके पास थे? अधिकतर पुरुषों के पास, लेकिन महिलाओं के पास भी संपत्ति थी। तो कहीं ना कहीं इन कानूनों की पालना नहीं होती थी। कंपनी से बचने के लिए तो महिला स्थित थी, तो ऐसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन कानूनों की पालना नहीं होती थी। अगर कानून बना रखा है कि भाई स्त्री संपत्ति नहीं रख सकती ऐसे, या दान नहीं दे सकती ऐसा कुछ, तो फिर उस प्रभावती के नाम से कैसे आ गई? यानी कि कानूनों का उल्लंघन तो उस समय भी हुआ था, हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। देखो लिख रखा है साहित्यिक परंपरा में पुरोहितों और राजाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें अधिकतर राजा धनी चित्रित होते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि अधिकतर राजा क्या है? धनी, उनके पास बहुत सारा पैसा है। और पुरोहित भी क्या है? धनी। पुरोहित भी क्या है? पुरोहित राजा के अधीन ही होते हैं, मतलब उसी में रहते हैं, और राजा से मिले जुले। तो वैसे जैसे आजकल जो पार्टी जीत रही है उसमें जुड़ जाते हैं लोग, अपने आएगा खाने को, नहीं समझी? कोई भी प्रत्याशी होता है ना, हमारा नेता ऐसा हो ऐसा हो, ऐसे नारे लगाते हैं, साथ रहते हैं हमेशा। तो वो क्यों रहते हैं? उनको कोई ना कोई तो लोभ होता है ना, बाकी ऐसे ही तो अपन तेल नहीं बांट देना, ठीक है। ये चीजें कहीं ना कहीं निर्धन ब्राह्मणों का भी उल्लेख होता है, कहीं कहीं ब्राह्मणों को भी गरीब दिखाया गया है ना। नेक्स्ट एक और स्तर दे रखा है, मतलब सामाजिक विभिन्नता, या समाज किस प्रकार का था उसकी बात हो रही है ना। समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया गया है, यानी कि ये जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र है, इसमें ब्राह्मणों से संबंधित विभिन्न प्रकार के ऐसे नियम थे जो उनके अनुकूल थे, ऐसे कह सकते हैं। अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना की,
मतलब कुछ अलग से भी परंपराएं चलती थी, वो नहीं चाहती थी कि भाई वर्ण व्यवस्था हो, ये वर्ण व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। कुछ अलग परंपराएं थी वो ऐसा मानती थी। परंपरा क्या होती है? जो पुराने समय से चली आ रही है, ठीक है। और बहुत सी परंपराएं जो पुराने समय से चली आ रही है, कुछ बंद भी हो जाती है, कुछ चलती रहती है, ठीक है। जैसे दहेज प्रथा, इसके अलावा बहुत सारी है, जैसे सती प्रथा, है ना। ये परंपरा ही तो है, पुराने समय से चली आ रही है, इसे कह सकते वो हैं। कौन सी प्रथा है? वो उसको क्या होती है? जल जाती स्त्री पुरुष के साथ, ऐसा कुछ, हाँ वही। वो सती प्रथा है, ठीक है। पुरुष अगर मर जाता है तो स्त्री भी उसके साथ हाँ, जीवित, जबरदस्ती बांध देते हैं। ठीक है। मतलब सर्वविदित आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में भी ऐसी आलोचना दे रखी है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, यानी कि वर्ण के आधार पर लोगों में विभेद नहीं करना चाहिए। बौद्ध जो थे, इन्होंने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया है। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर। एक धनाढ्य शूद्र देख लेना, धनाढ्य मतलब अमीर, पैसा बहुत था उसके पास, ठीक है। अब शूद्र तो ऐसे थे, उनका मतलब वर्ण व्यवस्था के आधार पर, लेकिन फिर भी वो मतलब अमीर था, तो कुछ न कुछ रीजन हो सकता है, कुछ उल्टे काम किए, नियमों की पालना नहीं की होगी, या कुछ भी हो सकता है, इसमें तो कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट अगला बिंदु है संपत्ति में भागीदारी। दानशील आदमी का सम्मान करते हैं हमेशा। कोई भी आदमी मतलब दान देता है, उसका हमेशा क्या होता था? सम्मान। कृपण व्यक्ति, या ऐसे कह सकते हैं जो खुद के लिए संपत्ति संग्रह करता है। किसके लिए? खुद के लिए। उसको घृणा का पात्र समझते थे उस समय। संपत्ति से संबंधित बात हो रही है। एक प्राचीन तमिलकम, ये कोई क्षेत्र है ना, तमिलकम, ये क्षेत्र है, इसकी बात हो रही है। उपरोक्त आदर्शों को संयोजा जाता, इसमें बता रखा है कि 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थी। यहाँ पे कौन थी? सरदारियां। सरदार की प्रशंसा गाने वाले चारण कौन थे? एक तो चारण, दूसरे कौन थे? कवि। इनके आश्रयदाता थे। मतलब सरदारियां क्या थी? जो ऐसे कह सकते हैं कि इनकी प्रशंसा में गाने लिखते हैं। कौन? सरदारियां जो थी, सरदार और सरदारियां पढ़ा था ना हमने पहले। अरे यहाँ पर कौन किसके गा रहा है? सरदार और सरदारियां, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सरदारियों की बात हो रही है। मतलब सरदार, उसके मतलब सरदारियों से संबंधित, ये हमने डिटेल में पढ़ लिया था, ठीक है, उनसे रिलेटेड ही। तो जो सरदारियां थी, है ना, उनसे, उनकी प्रशंसा में, किसकी प्रशंसा में? सरदारियों की प्रशंसा में क्या लिखे जाते थे? गीत, भजन, गाने। और लिखते कौन थे? चारण कवि। चारण और कवि। तो इनको एक प्रशंसा होती थी। सरदारियों के लिए गीत कौन लिखते थे? चारण और कवि, ठीक है। अब ये गीत लिख रहे हैं तो लिखने वालों की क्या होती थी? प्रशंसा। ये बात बोल रखी है यहाँ पे। तमिल भाषा के संगम साहित्यिक संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण दे रखा है, इन सभी चीजों के बारे में, ठीक है। मतलब ग्रंथ के आधार पर ये सारी बातें हो रही, ग्रंथों को पढ़ा गया और उसके आधार पर ये सारी चीजें अपन को देखने को मिलती है। धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी उस समय, ये बात हमें ग्रंथों में देखने को मिलती है। लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण भी था, ठीक है, और लोग ये चाहते थे कि सभी आराम से मिल बांट के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये चित्र दे रखा है, देखो, एक सरदार और उसका अनुयायी, पत्थर की मूर्ति, ठीक है। एक सरदार है और उसका एक पास में क्या है बताओ? अनुयायी है, ठीक है। माने अनुयायी नहीं, मानने वाले, उसको, उसके आदर्शों का पालन करने वाले, ऐसे कह सकते हैं। ये चित्र यहाँ पे दे रखा है, देख, अच्छा है चित्र, तो देख लेते हैं थोड़ा। इसने इसके ऊपर हाथ रख रखा है, एक हाथ में जाने क्या ले रखा है, कितने अच्छे चित्र हैं। ये आपको अच्छी लग रही? मेरी नजर से देखो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। वो तो आपका बटन खोल के लगाने पड़ेंगे। अब कल अपन पढ़ेंगे सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, ठीक है। व्याख्या यानी जो विषमता है, अभी हमने एंड में बात की थी, ठीक है। कुछ निर्धन थे, कुछ अमीर थे, इससे संबंधित बहुत सी बातें करेंगे, ठीक है, सभी धर्मों के अनुसार, कि कौन से धर्म इन विषमताओं के बारे में क्या सोचते हैं, कौन से धर्म क्या सोचते हैं। वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी आएगा, तो ये चीज़ें अपन कल देखेंगे, ठीक है। ज़्यादा है तो अपन एक साथ इनको नहीं निपटा सकते। समझ में आ गया यहाँ तक?
6:30 बजे आऊंगी।